ओके, क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? ऐसे आता है, ऐसे स्टार्ट करना था। कोई डाउट है ईएमआई में कुछ ऐसा प्रॉब्लम? समझ में आया कॉन्सेप्ट सारा? ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलो ऐसे चल स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैंने कल तुम्हें पीरियोडिक मोशन के बारे में बताया थोड़ा। पीरियोडिक मोशन मतलब दो अपने पाथ को रिपीट कर रहे है ना, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैंने बताया था जैसे सर्कुलर मोशन, तो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ क्लियर। इन अ फिक्स टाइम इंटरवल रिपीट करना जरूरी है। वो कैसा भी हो सकता है, पाथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाथ किसी भी शेप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम स्टेयर से यहां से नीचे जाओ, ठीक है, इसके बाद फिर स्टेयर से वापस आओ, तो तुम्हारा पाथ कैसा है? क्या स्ट्रेट लाइन है? कैसा है? थोड़ा रैंडम शेप का है। बट अगर तुम फिक्स टाइम इंटरवल में ऊपर नीचे करते रहते हो अगर, तो वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि पीरियोडिक मोशन का एक बहुत बड़ा रेंज है। तो उसका एक स्पेशल केस हो जाता है कौन? ऑसिलेटरी मोशन। बट ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो। एक पॉइंट होगा, उसके इधर उधर वो मोशन करता रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट पीरियोडिक। और फिर पीरियोडिक ऑसिलेटरी का एक स्पेशल केस बनता है कौन? एसएचएल, ठीक है। तो सुनो, तो कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कब करता है? तो उससे एक फोर्स डिफाइन हुआ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मोशन के लिए फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसको इधर जाना है, फिर वापस भी तो आना है, तभी तो टू एंड फ्रो होगा। ये डायग्राम याद रखो हमेशा। यहां से स्टार्ट किया, राइट में गया, फिर रुकना होगा इसको, फिर वापस आना होगा, क्योंकि अगर रोकेगा नहीं तो वापस आएगा क्या? नहीं। तो इसको वापस, क्योंकि टू एंड फ्रो तभी हो। अच्छा, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन है क्या? टू एंड फ्रो होना चाहिए, इधर उधर। वो पेंडुलम का जैसा हो सकता है, या फिर सिंपल ऑब्जेक्ट का हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो इधर आएगा, फिर इसके आगे फिर इधर जाएगा, फिर जाकर रुकेगा, अरे है ना, फिर रुकेगा, फिर से वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इस पोजीशन के इधर उधर चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हो? इसको मीन पोजीशन बोलते हो। जिस पोजीशन के इधर और उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर मोशन करता है, उस पोजीशन को बोलते हो मीन पोजीशन, ठीक है। तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस ले रहा हूं भाई। पार्टिकल किस मोशन, किस एक्सिस का अलोंग कर रहा है? वाई एक्सिस का अलोंग भी कर सकता है, बट मैं क्या ले रहा हूं? एक्स एक्सिस का अलोंग। तो अगेन एक्स एक्सिस में है, तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस भी चाहिए होगा अपने को। तो वो रेफरेंस जनरली कौन होता है एक्स एक्सिस के अलोंग? ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन मोस्ट ऑफ द केस में मीन पोजीशन और ओरिजिन दोनों सेम होते हैं। मीन पोजीशन और ओरिजिन, लेकिन कोई जरूरी ओरिजिन कहां होगा इसकी कोई पूछे तो सिंपल सी बात है, एट ओरिजिन एक्स इक्वल टू 0। बट कोई पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे एक्स 0 नहीं होता, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, यही डेफिनेशन है, समझा। लेकिन तेरे 99% क्वेश्चंस में मीन पोजीशन और ओरिजिन दोनों क्या होगा? सेम। जैसे समझ, मान ली वो ओरिजिन है और मैं यहां खड़ा हूं, अब मैं इसके इधर, फिर इसके इधर, ये मैं टू एंड फ्रो मोशन करने लगा, तो पता मेरा मीन पोजीशन कौन है? यहां है। ओरिजिन कहां है? मान ले ये मीन पोजीशन की कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 3 है, x इक्वल्स टू 3। तो मैं बोलूंगा आई एम परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट x इक्वल्स टू 3 अलोंग x एक्सिस। तो मेरी मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 3 है, ओरिजिन उधर है, तो 3 के इधर मैं जाऊंगा और फिर 3 के इधर जाऊंगा मैं, ऐसे। तो जितना दूर मैं जा सकता हूं मीन पोजीशन से, एक तरफ राइट हैंड साइड में गया मान ले 1 मीटर, और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना जाऊंगा? 1 मीटर, सेम होगा। 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। तो मीन पोजीशन से एक साइड जितना दूर मैक्सिमम जा सकते हो उसको बोलते हो एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हो?
डेफिनेशन क्या होती है एम्पलीट्यूड की? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. क्लियर? या डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. क्लियर? आई बात समझ में? और जब मैं इधर जाता हूं तो जैसे मैं मीन पोजीशन छोड़ के इधर गया, देख इसको एक बार समझ लेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें. तो जब मीन पोजीशन को छोड़ के इधर गया, क्या मैं वापस नहीं आऊंगा? तो वापस सोच, मैं जा रहा हूं इधर तो मेरी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है कि नहीं, लेकिन मुझे वापस आना है. तो सोच मेरे ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, तभी तो मैं आऊंगा. सोच मैं डिस्प्लेस इधर हुआ, फोर्स भी इधर लग गया, तो मैं चला ही जाऊंगा ना उधर, फिर वापस आ पाऊंगा क्या? कॉमन सेंस. वैसे ही मीन पोजीशन ये हुआ, इसके मैं लेफ्ट में गया या तेरा राइट जो भी है, राइट में गया, तो मैं राइट में गया तो मेरी वेलोसिटी किधर है, बट मुझे वापस आना है कि नहीं. तो बता फोर्स किधर लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन किधर होगा? क्लियर? वेलोसिटी किधर है, एक्सेलरेशन किधर है? क्लियर? वैसे ही जब मैं इधर गया तो वेलोसिटी किधर है, फोर्स किधर है? लेकिन जाके मैं रुकूंगा ना कहीं पे, एक जगह पे रुकूंगा मैं, उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक, और ये इसके लेफ्ट में है ना, तो इस नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हुआ. और मीन पोजीशन की एक उस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी. तो जो पॉजिटिव साइड में एक्सट्रीम पोजीशन होती है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होती है उसको नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. क्या खास बात है एक्सट्रीम पोजीशन की? What is the special feature of the extreme position? Velocity becomes zero. That's it. Only velocity become zero. क्योंकि जहां पे velocity zero होगी वहीं से तो वापस टर्न आएगा ना. समझा? तो कितने एक्सट्रीम हुए, कितने मीन हुए, कितना ओरिजिन हुआ? समझा? दूसरी बात, जब रुका मैं यहां पे आके, फिर वापस आना है मुझे मीन की तरफ. अब मेरी वेलोसिटी डायरेक्शन बता, फोर्स की डायरेक्शन बता. राइट ही होगी. अब मैं यहां पहुंच गया मीन पे, फिर मैं इधर जा रहा हूं अब, तो फिर एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर वापस आऊंगा. अब बता वेलोसिटी डायरेक्शन लेफ्ट मतलब नेगेटिव होगी. अगर प्लस माइनस के टर्म्स में देख तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव. फोर्स भी किधर है, बट मैं जब जा रहा था इधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव, फोर्स की डायरेक्शन. ठीक है, आई बात समझ में? ये हुआ. बट यहां पे ओरिजिन मैंने लग लिया, लेकिन तेरे लिए जितने भी क्वेश्चन करेगा तू, अब ओरिजिन तू इसको ले, ओरिजिन इसको ले, तो तेरी ओरिजिन ही तेरी क्या है? ठीक है, ओरिजिन ही क्या है तुम्हारी? मीन पोजीशन. तो अब ओरिजिन मीन पोजीशन होने की वजह से अगर इस तरफ हो तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्स क्या होगा, और यहां एक्स क्या होगा, इधर एक्स क्या होगा? अब ध्यान से सुन, जब x नेगेटिव है, जब x, तो फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव? फोर्स क्या है? जब x पॉजिटिव है तो F एक्सेलरेशन. इसीलिए पोजीशन और फोर्स हमेशा अपोजिट होते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. अगर x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो फोर्स. इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स. और इन ऑल द केस, वेदर आई एम लेफ्ट और राइट और मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव और टुवर्ड्स पॉजिटिव, इन ऑल द केस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन. इधर हूं तो फोर्स इधर है, इधर हूं तो फोर्स इधर है, तो हमेशा डायरेक्टेड किधर है? मतलब फोर्स हमेशा एक कोशिश करता है वापस उसको मीन पोजीशन पे ले जाने की. समझा? इसीलिए एसएचएम पॉसिबल है. अगर ऐसा नहीं करेगा, मान ले इधर हूं तो इधर ले जा रहा है, बट मैं जैसे इधर गया उधर लग रहा है, अब मेरे को वापस आप ले पाएगा क्या? तो एसएचएम कभी कंप्लीट, एसएचएम या ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए वापस आना बहुत जरूरी है. इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है. इसीलिए अब एक स्टेटमेंट आता है, कैन अ कांस्टेंट फोर्स परफॉर्म एसएचएम? एक कांस्टेंट फोर्स कभी किसी पार्टिकल को एसएचएम करवा सकता है? नहीं भाई. मैग्नीट्यूड भले हो जाए, डायरेक्शन तो बदलनी पड़ेगी ना, तभी तो आएगा. तो कांस्टेंट फोर्स कभी भी एसएचएम करवाते नहीं. तो कितने कितने टर्म्स होते हैं? एक पोजीशन हुआ, पहले तो समझो, एक ओरिजिन हुआ, एक मीन पोजीशन, एक पोजीशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू. हमेशा याद रखो,
पोजीशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में रखोगे? ओरिजिन हो या नहीं हो कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, तुम हमेशा एक्स की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में डालोगे? तो मीन पोजीशन, ओरिजिन, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, तीसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी 14, एक्सेलरेशन 5, छठा फोर्स, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशंस। अब इससे और भी टर्म निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे समझ में आ रही बात? और उनका आपस में रिलेशन। बट अगर मैं तुझसे पूछूं कि पूरे एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। ऑब्वियसली यार, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स। तो तुझे नहीं लगता ये बड़ा स्पेशल फोर्स है? जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स स्पेशल फोर्स था इसीलिए सर्कुलर मोशन हो पाया था, ऐसे ही यहां पे इस टाइप का फोर्स होगा तभी ऑसिलेशन हो सकता है। समझा? तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च किया तो देखा बहुत टाइप के ऑसिलेशन होते हैं, उसका एक टाइप कौन होता है? एसएचएम। तो जितने भी टाइप के ऑसिलेशन होते हैं उन सब में फोर्स एक स्पेशल पैटर्न में मिलता है। तो उस फोर्स का नेचर कैसा होना चाहिए देख, तो फोर्स का नेचर, तो यहां से फोर्स इक्वेशन लिखा गया है, फोर्स इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो उसने बोला जो ये पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स की इक्वेशन ऐसी माइनस के एक्स टू दी पावर एन एम जी। क्या है? वेयर के इज अ कांस्टेंट, इसको फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हो। एक्स पोजीशन, यस, फ्रॉम बी पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन। और एन कोई एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, क्या है पता देखो। एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 2, 3, 4, 5 एंड कुछ भी। ठीक है क्या? ठीक है? नहीं ठीक है, 2 4 नहीं होती है, 2 4 नहीं होती, इवन नहीं होती, कौन सी होती है? ऑड होती है। तो याद रखना 1 2 3 4 नहीं कर देना है, यहां पे कौन क्या होगी? 1 3 5 7 एंड ऑल। चेक करो देखो कैसे, जब अभी तुम्हें पता चल जाएगा। चलो 3 डाल के चेक करते हैं एग्जांपल में। तो फोर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स। चलो मैं ओरिजिन पे हूं, एक्स की वैल्यू मतलब मीन पोजीशन पे हूं तो एक्स की वैल्यू, तो फोर्स और मीन पोजीशन फोर्स 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं पॉजिटिव साइड में गया, एक्स पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? एक्स पॉजिटिव हुआ और एक्स का पावर 3 है, तो पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एफ नेगेटिव हुआ कि नहीं? एफ क्या हुआ? मतलब एक्स पॉजिटिव तो एफ नेगेटिव, मतलब मुझे इधर लाएगा। तो बिल्कुल सही है, मैं आगे तो जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा। चलो अब मैं इधर गया लेफ्ट में, तो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव का ईव ऑड पावर, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स पॉजिटिव। तो मैं वापस आऊंगा किधर जाऊंगा? मैं इधर जा रहा था लेकिन फोर्स नेगेटिव है, नहीं सॉरी फोर्स पॉजिटिव मतलब इधर, तो मतलब मुझे वापस आना होगा। तो ऑसिलेशन पॉसिबल है कि नहीं? बट सोच अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो जब एक्स नेगेटिव था तो फोर्स भी नेगेटिव हो जाता कि नहीं? तो उधर लगता कि नहीं? इसीलिए हमेशा एक्स का पावर क्या होगा? ऑड। कौन होगा? तो 3 की जगह 5 होगा तो भी होगा, लेकिन ऑसिलेशन का टाइप बदल जाएगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? क्यों ऑसिलेशन होता क्या है पहले ये तो पता हो यार, फिर हम उसकी एनालिसिस करेंगे। हमें पता ही नहीं होता ऑसिलेशन, सिंपल सी बात है, दुनिया में हम सब ने ऑसिलेशन तो देखा ही है यार, टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। तो आगे एंड पीछे अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट किसी एक मीन पोजीशन के कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो मुझे समझ में आ गया यार, एक फोर्स होना चाहिए जो उसको हमेशा ड्राइव करे टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन लिख दिया साइंटिस्ट लोगों ने, कौन सी बड़ी बात कर दी। समझ में आई बात? इसी का एक स्पेशल केस है अब, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वो भी कौन सा इक्वेशन? फोर्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो यही ऑसिलेशन का ही स्पेशल टाइप कौन होता है? एसएचएम। तो जब n की वैल्यू, व्हेन n बिकम 1, n बिकम 1, तब जो ऑसिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसएचएम। दिस
समझा कि नहीं समझा? सारे ऐसे सारे ऑसिलेशन है, बट एन की वैल्यू 1 होगी तब जो इक्वेशन बनेगा वो कौन सा इक्वेशन होगा? मतलब इफ अ पार्टिकल हैज टू परफॉर्म एसएचएम, देन देयर शुड बी अ फोर्स एफ, and that force should be in this form: F equals to minus kx, where k is a positive constant, x is position of particle from mean position. मीन पोजीशन के राइट में है तो x पॉजिटिव, लेफ्ट में तो x, बस यहां से कहानी स्टार्ट होगी। नोट करो। सच्ची मेरा पोर्टल लो तो नीचे से। उल्टा क्यों दिख रहा है? उल्टा क्यों दिख रहा है भाई? स्क्रीन तुम लोगों को सही दिख रही है या अपोजिट उल्टी दिख रही है? कुछ सही है, ठीक है। हाँ? मुझे ऐसा दिख रहा है। हो गया? देखो इसमें पॉइंट लिख लो एक दो। इन एसएचएम, इन एसएचएम a particle perform oscillation. In SHM, particle perform oscillation, bracket में to and fro. Oscillation about a point called mean position. Mean position या equilibrium position भी बोल सकते हो। Mean position. Okay. Next point. For SHM, net force on particle should be in the form net force on particle should be in the form
f is equal to minus kx. Very important. F is equals to minus kx, where x where x is distance या position लिखो, distance नहीं, x is position of the particle from mean position. Position of the particle from mean position. ठीक है, next point. The position where net force becomes zero, the position where net force becomes zero, the position where net force becomes zero is called mean position. It's called mean position. Next point. The position where velocity becomes zero, the position where velocity becomes zero are called extreme positions. Extreme positions. Next. At mean position, velocity is maximum. सही है ना? At mean position, velocity maximum होता है. Force क्या होता है? Zero. Acceleration क्या होता है? Zero. At mean position, velocity become maximum. Sorry, becomes, and at extreme position, force become maximum, and at extreme position, force become maximum. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. ये सब फीचर्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको याद कर रखना है तुम्हें. नेक्स्ट देखो. Force in SHM is always restoring, so directed towards what? Mean position. ठीक है, towards mean position. Next. The distance between mean position and extreme position. Distance between mean position and extreme position. Distance between mean and extreme position. क्या बोलते हैं? Amplitude. It's called amplitude. Capital A. Bracket में लो capital A. Amplitude. देखो, एम्पलीट्यूड कभी प्लस ए और माइनस ए नहीं होता है. ये डिस्टेंस है तो हमेशा ए होगा पॉजिटिव, बट पोजीशन तुम प्लस ए माइनस से लिखते हो. ठीक है, अभी मैं सारी चीजें लिखूंगा यहाँ पे. नेक्स्ट देखो.
द मिनिमम टाइम to complete one oscillation is called time period. Capital T. Time period, capital T. Time period, capital T. Okay? देखो नया टर्म तुम्हारे लिए। मैं तुमसे एक बात पूछूं कि पार्टिकल मोशन में है, मोशन को डिस्क्राइब करो, तो तुम्हें कितने वेरिएबल्स, कितने फैक्टर्स चाहिए होते हैं किसी पार्टिकल की मोशन को एग्जैक्टली कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए? क्या क्या चाहिए? तुम पहले ये बताओगे मुझे, अगर मैं तुमसे बोलूं कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ मोशन, तो तुम मुझे क्या बताओगे? पोजीशन। सबसे पहले तुम मुझे बताओगे कहां है, दूसरा किधर जा रहा है, सही है ना, किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये सब बताओगे। तो दो चीजें चाहिए होती है अपने को, एक पोजीशन, दूसरी वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन तो ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया, बट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चाहिए होती है कि नहीं? क्लियर? समझ में आई बात? तो पोजीशन और वेलोसिटी मिल करके स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मान लो जैसे मैं यहां पे मीन पोजीशन पे हूं, यहां पे मैं इधर जा रहा था, कहां पहुंच गया अब मैं? एक्सट्रीम पे। फिर मैं वापस आ रहा हूं, फिर मैं कहां पहुंचा? तो बताओ मेरा स्टेट ऑफ मोशन सेम हो गया या नहीं? मेरा स्टेट ऑफ मोशन सेम हो गया कि नहीं? अरे स्टेट ऑफ मोशन सेम है कि नहीं है? क्यों? यस, ये 50% चीजें सेम है। पोजीशन पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था कहां था, अभी भी कहां है? तो मेरा एक्स सेम है बट मेरी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इधर जा रहा था, अभी मैं, तो दोनों स्टेट ऑफ मोशन सेम। समझा? कब स्टेट ऑफ मोशन सेम होगा? देखो, फिर मैं इधर जाऊंगा, कहां पहुंचा? नेगेटिव एक्सट्रीम। फिर वापस आऊंगा, तो फिर से देखो मेरी पोजीशन सेम हो गई ना, लेकिन इस बार मेरी वेलोसिटी भी सेम हो गई, क्योंकि पहले मेरी वेलोसिटी इधर थी, अभी फिर से मेरी वेलोसिटी इधर है। तो जब पोजीशन और वेलोसिटी दोनों सेम हो, तब हम बोलते हैं द पार्टिकल इज नाउ इन सेम स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलते हो? अरे समझा कि नहीं? यहां से एक नया टर्म तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो पूरा चारों चैप्टर में रहेगा। क्या है? सेम। तो अगर मैं बोलूं सेम स्टेट ऑफ मोशन है दो पार्टिकल का, मैं बोलूं दो पार्टिकल का स्टेट ऑफ मोशन सेम है, पता क्या सेम है? कि वो दोनों की वेलोसिटी भी सर सेम है और उनके मीन पोजीशन से पोजीशन भी सेम है। मीन पोजीशन से पोजीशन भी सेम है। समझा? तो स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चाहिए कि नहीं? लेकिन फिर एक नया टर्म बनाया गया, बोला गया कि यार पोजीशन और वेलोसिटी अलग अलग मत देखो, मैं एक ऐसा टर्म देता हूं, अगर वो सेम हो जाए तो इसका मतलब उन दोनों पार्टिकल की पोजीशन भी सेम होगी और वेलोसिटी भी सेम। You need not to focus on position and velocity individually. You just focus on that quantity. If that physical quantity is same for two particles, क्या? If that quantity is same for two particles, then both the particles are in same state of motion. उसका नाम रखा गया फेज। क्या नाम रखा गया? फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है फेज, क्योंकि फेज से कुछ पता नहीं चलता, लगता है फेज क्या है, वो एक्चुअली एंगल है, मैथ्स का टर्म है। फेज इज मतलब, फेज मतलब ना तो वो पोजीशन है, ना वो वेलोसिटी है, ना या वो पोजीशन वेलोसिटी का मिक्स है, वो कुछ नहीं है, वो एक क्या है? एंगल है। क्या है वो? मैथमेटिकली फेज मतलब एंगल। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फेज वो है, कौन है वो, जो हमें क्या बताता है? स्टेट ऑफ मोशन बताता है। अगर दो पार्टिकल का फेज सेम हो गया तो उन दोनों का स्टेट ऑफ मोशन, उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, उनका पोजीशन भी सेम होगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। if
इफ टू पार्टिकल्स, अभी मैं दो पार्टिकल के से समझा रहा हूं, थोड़ा इजी होता है समझना, बाद में एक ही पे हम कर सकते हैं। इफ टू पार्टिकल्स आर इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, आर इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, are in same state of motion, that means both the particle have same position and velocity, same position and velocity. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। phase, phase, P-H-A-S-E, phase is a physical quantity, is a physical quantity, ब्रैकेट में लिखो एंगल, ब्रैकेट में लिखो एंगल, और उसकी वैल्यू लिख लो, बाद में तुम्हें पता चलेगा। इसको फाई से लिखते हो, किससे लिखते हो? फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, बस इतना लिख लो। फेज ब्रैकेट लिखो एंगल, इट्स कैसे फिजिकल क्वांटिटी है? एंगल है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? प्लस फाई नॉट। तो फाई मतलब फेज। फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी that gives information about, that gives information about state of motion, state of motion of a particle, state of motion of a particle at time t, at time t, मतलब पोजीशन भी पता चलेगी और वेलोसिटी भी पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है, हाँ। कौन नहीं, देखो अब स्टेट ऑफ मोशन में अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे सेम है कि नहीं है, तो ये वेव में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब मैं दो पार्टिकल, क्योंकि एसएचएम में कितने पार्टिकल एसएचएम कर रहेंगे, वेव में कितने करेंगे? बहुत सारे। तो जब दो पार्टिकल की बात आएगी कि उन इस पार्टिकल का और आगे जो बैठा हुआ है उस पार्टिकल, दोनों का फेज सेम है कि नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब उनका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों सेम होगी अपने अपने मीन पोजीशन से। ये अलग जगह है, वो अलग जगह है, बट उसकी मीन पोजीशन से वो जितना ऊपर होगा, ये भी अपनी मीन पोजीशन से उतना ही ऊपर। उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, उस टाइम पे उसकी भी वेलोसिटी, और जनरली एम्पलीट्यूड सेम ही होता है। समझ में आ रही बात? तो हम जब भी ऐसे बातें करेंगे तो एम्पलीट्यूड सेम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, लॉस नहीं करवाएंगे उसमें। और फिलहाल तो हम ऐसे एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल का फेज कैसे सेम, इसका मतलब क्या हुआ समझ। मैं एसएचएम कर रहा हूं, मैं एक पार्टिकल हूं, मैं एसएचएम कर रहा हूं, तो तूने अभी देखा कि 12 बजे इसका फेज है, तो 12 बजे तूने भी देखा, तो मेरी वेलोसिटी और मेरा पोजीशन नोट करके रख लिया। फिर तू मुझसे पूछेगा ये पार्टिकल दोबारा कब सेम फेज में आएगा, दोबारा कब? तो सेम टाइम पे नहीं, अरे एक टाइम पे तो एक ही जगह रहेगा ना। फिर तू बाद में देखेगा, कुछ देर के बाद, मान ले 15 सेकंड के बाद, फिर से उसी फेज में है जिसमें वो 15 सेकंड पहले था। तो क्या मतलब इसका कि आफ्टर 15 सेकंड अगेन द पार्टिकल इज एट सेम पोजीशन विद सेम वेलोसिटी। तो टाइम अलग है बट फेज, तुम्हें नहीं समझा? समझा? तो फेज का मतलब ये नहीं है कि दो ही पार्टिकल में कंपेयर हो, दो पार्टिकल सेम फेज में हो सकते हैं, एक ही पार्टिकल दो टाइम पे सेम फेज में हो सकता है। जैसे कल भी तुम क्लास में इसी टाइम पे इसी जगह पे थे, आज फिर इसी टाइम पे इसी जगह पे हो, उसी तो सेम स्टेट में होगी नहीं, सेम स्टेट ऑफ, लेकिन डिफरेंट टाइम पे होगी नहीं। या ऐसा हो सकता है कि दो पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट जगह पे हैं, लेकिन एक ही फेज में है, वो ऐसा भी हो सकता है। फेज मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी एंड पोजीशन शुड बी सेम। वो दो पार्टिकल का कंपेयर करो या एक ही पार्टिकल का फेज दो डिफरेंट टाइम पे कंपेयर करो। तुम्हें समझा क्या? समझा? ये सब साइन वाइन से आएगा, अभी तुम्हें पता चलेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें मैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है?
साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? क्या होती है? तो देख, पाई अलग है, 2 पाई अलग है, लेकिन फिर भी साइन की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं? सेम फेज है। कैसे? cos 0 की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई। तो देख, 0 से 2 पाई हुआ, 4 पाई हुआ, 6 पाई हुआ, तो एंगल बदल रहा है कि नहीं? तो ये 0, 2 पाई, 4 पाई नथिंग बट फेज, नथिंग बट। लेकिन दो, ये हर तीनों में सेम वैल्यू मिलेगी कि तुम्हें कॉस की, तो सेम पोजीशन मिलेगा, सेम थीटा मिलेगा, सब कुछ। तो हम बोलेंगे दे आर इन सेम फेज। हाँ, अगर देख cos 0 की वैल्यू, cos पाई की वैल्यू माइ, तो जो भी cos 0 पे मिला, cos पाई पे उल्टा मिला कि नहीं, तो इसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 0 एक फेज है, पाई एक फेज है, लेकिन दोनों पे सेम नहीं मिलेगा, दोनों पे फेज अपोजिट मिले, तो इसको बोलेंगे दे आर आउट ऑफ फेज। दे आर, मतलब एक पार्टिकल है, उसका फेज 0, 2 पाई, तो हम बोले दे आर इन सेम फेज। दे आर इन 0, 4 पाई, दे आर इन 0 पाई, दे आर आउट ऑफ फेज। समझा कि नहीं? तो फेज को उसको समझा। इसमें देख, फाई फेज है किसी टाइम टी पे, तो इक्वेशन क्या बनी? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन से क्या होती है? 2 पाई बाई टी, याद है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? इसमें जो ये एफ है ना, इसको क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी बोलते हो। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में जो भी होती है, मतलब एक सेकेंड में कितना चक्कर, कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। और टी क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड। एफ और टी का रिलेशन क्या होता है? 1/, तो वही ओमेगा और टी का होता है, 2 पाई बाई टी। क्लियर हुई बात? ये हो गया। अब जो इसमें फाई नॉट है ना, फाई नॉट देख, देख इस इक्वेशन में टी को जीरो डाल, तो फाई इक्वल टू फाई नॉट हो गया कि नहीं? मतलब क्या हुआ? टी 0 पे जो फेज होता है उसको फाई नॉट बोलते हैं। तो फाई नॉट इज व्हाट? फाई नॉट इज द फेज एट टी इज इक्वल टू 0। उसको इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको इनिशियल फेज और फेज, नोट कर लो, और फेज कांस्टेंट। व्हाट इज फेज कांस्टेंट कोई पूछे तो एट दिस इज नथिंग बट द फेज एट टी इज इक्वल टू 0। नोट कर लो। तो टाइम पीरियड की दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या हम? मैंने एक तो एक सिंपल डेफिनेशन बचपन वाली बोल दी है कि मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो क्या टेक्निकली अब मैं फेज कांस्टेंट, फेज के टर्म्स में बोल सकता हूं कि मिनिमम टाइम इन विच पार्टिकल रिपीट्स इट्स फेज। सही है ना? या द मिनिमम टाइम इन विच द पार्टिकल रिपीट्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सही है? लिख लो, मिनिमम टाइम इन विच repeats its same state of motion.
सेम स्टेट ऑफ मोशन। आया समझ में? अब आ जाओ, थोड़ी सी देख, ये डायग्राम बार बार बनाऊंगा मैं और तुम्हें भी बनाना है। ये कौन सी लाइन है? ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम आएगा, सॉरी फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पहुंचेगा, फिर पॉजिटिव। देखो ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक है। वो अलग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन ये एक ही लाइन में ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो देख ये x 0 है मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हुआ तो यहाँ पे x क्या होगा? प्लस a। यहाँ पे x, देख एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए नहीं है, एम्पलीट्यूड तो a होती है क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। बट जब यहाँ पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी डिस्प्लेस इसकी पोजीशन मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? प्लस ए। इधर पहुंचेगा तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में माइनस ए। क्लियर हुई बात? सुनो, यहां पे v कितना होगा? यहां पे v कितना होगा? यहां पे v कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा हम निकालेंगे, ठीक है। यहां पे a कितना होगा? a कितना होगा? मैक्सिमम। f क्या होगा? यहां पे a क्या होगा? f क्या होगा? वैसे यहां पे a क्या होगा? मैक्सिमम होगा, लेकिन सॉरी पॉजिटिव। क्या होगा? f क्या होगा? मैक्सिमम। बट यहाँ पे मैक्सिमम होगा, लेकिन इधर लग रहा बताया था ना, x पॉजिटिव तो a नेगेटिव। उधर होगा तो फोर्स इधर धक्का मारेगा, इधर होगा तो फोर्स उधर धक्का मारेगा। और यहाँ पे फोर्स तो मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव साइड में होगा, ठीक है। और सुनो, यहां से हम जनरली स्टार्ट करते हैं, कहीं और से भी कर सकते हो तुम, ठीक है। यहां स्टार्ट किया तो ऐसे ऐसे जाके वापस आएगा, तो यहां से यहां जाने में, फिर आने में, फिर जाने में, फिर आने में, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा ना। तो टोटल टाइम कितना होता है? t। तो यहां से यहां वाला टाइम कितना होगा? t/4। तो चार पार्ट में है ना ये, तो चार पार्ट में डिवाइड करो टाइम को, तो t/4 t/4 t/4। यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा वही यहां से यहां आने में। दूसरा देख, मीन पोजीशन के आसपास वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम। तो जैसे जैसे एक्सट्रीम पे जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो यहां से यहां t/4 कर सकते हो तुम, यहां से यहां भी t/4 कर सकते हो तुम, लेकिन यहां से a/2 जाने में t/2 टाइम, समझ रहे हो तुम? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता तब तो तुम हाफ डिस्टेंस हाफ टाइम में चलता ना, बट स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी, तो फर्स्ट हाफ जल्दी कवर करेगा कि लेट में? जल्दी। लेकिन नेक्स्ट हाफ क्या होगा? स्लो। तो टाइम का डिवीजन अलग होता है, लेकिन ये याद रखो, बाकी हम टाइम का डिवीजन में लर्न करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा सुनो, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी तो ये होती है हाफ mv²। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पता है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, तो कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव। तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। अब बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा होता है, तो इसकी पोटेंशियल फॉर्मूला हो जाएगा हाफ kx²। हाफ kx²। वो भी x कहां से लोगे? मीन पोजीशन से। हाफ kx²। इसमें एक और टर्म होता है u0। क्या होता है? u0। u0 पोटेंशियल एनर्जी कहां पे? मीन पोजीशन। यस। 99% में केसेस में u0 क्या होगा? जीरो। मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। u0 is potential energy at mean position। लेकिन अगर मैंने बोला if u0 is zero, then formula of potential energy u will be half kx²। समझा क्या? तो दूसरी आती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या आती है? मैकेनिकल या टोटल एनर्जी। तो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ mv² प्लस हाफ kx²। ये सब हम होमवर्क कर रहे हैं कि यार हमें जो हमें ये पता है, ये चीजें निकालनी पड़ सकती हैं अपने को। एग्जैक्टली रिलेशन अभी अपने को पता नहीं है, ठीक है। नोट करो इसको।
तो बताओ मुझे, अच्छा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, ये भी बता दो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, जहाँ स्पीड मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे के मैक्स होगा। तो सोच कर दे बता, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, याद रखो। एसएचएम में टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो सोच काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम, नॉट जीरो, मिनिमम क्या होगी, मिनिमम। हाँ अगर यू नॉट जीरो है तब जीरो होगी, समझा। के एक्स मैक्सिमम होगा और यू क्या होगा, मिनिमम। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, लेकिन कोई जरूरी याद रहेगा क्या। अच्छा एक्सट्रीम पे बताओ, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यस इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पे। सुनो ध्यान सुनो, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 100% जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 100%। बट मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 100% जीरो, मे बी जीरो और मे नॉट बी, लेकिन एक बात पक्का है, मिनिमम होगी, जो होगी वो क्या होगी। और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो यू बताओ मैक्सिमम। चलो नोट करो। हो गया। हो गया। चलो अब इसका मैथमेटिकल पार्ट हम करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। एक करने क्या जा रहे हैं हम, अब एक पार्टिकल एस्टिम कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। सारी चीजें एक ओवरव्यू हमें पता है कि कौन सी पोजीशंस होती है, क्या क्या होता है, बट हमें वैल्यूज नहीं पता एक्चुअली। जैसे मैं क्या निकालना चाहता हूं कि व्हाट इज वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, व्हाट इज वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू प्लस a/2। बीच में किसी पोजीशन पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, क्या ये मुझे पता है, नहीं पता है। मुझे ये पता है कि कहां मैक्सिमम है, कब मैक्सिमम है, लेकिन कितना है वो पता, एक्सेलरेशन कितना है ये पता, या किस टाइम पे पार्टिकल कहां पहुंचेगा, मतलब व्हाट इज द पोजीशन एट पर्टिकुलर टाइम t, ये मुझे पता, बट मैं इसको निकालना चाहता हूं। तो इससे क्या होगा, उस पार्टिकल के मोशन की स्टडी कर लूंगा मैं। मतलब उस पार्टिकल के मोशन की स्टडी करनी है तो इसका मतलब मुझे इक्वेशंस चाहिए ना।
जैसे मैं बोलूं एक्स टी इक्वेशन, कौन सी एक्स टी इक्वेशन मिल जाए तो मैं किसी भी टाइम पे पोजीशन निकाल लूंगा। मुझे वी टी इक्वेशन मिल जाए तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लूंगा। मुझे वी एक्स इक्वेशन मिल जाए तो किसी भी एक्स पे मैं वी निकाल सकता हूं। अरे नहीं समझा, समझ में आ रही बात? तो ये सारी इक्वेशंस निकालनी है मुझे। क्यों निकालनी है, समझ में आया? टू बेटर particle, because if we know then we can easily find kinetic energy at time t, है कि नहीं है ना? बस ऐसी चीजें। तो अब ये सब इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है बताओ, कहां से स्टार्ट करेंगे? कोई तो एक पता होना चाहिए अपने को। एक इक्वेशन बताओ, बाकी मैं निकाल, क्योंकि मुझे काइनेमेटिक्स आता है। तो अब तू समझ ले एसएचएम नहीं तेरे लिए काइनेमेटिक्स है। इसके आगे की पूरी कहानी किसके ऊपर बेस्ड है? काइनेमेटिक्स। मुझे एक इक्वेशन पता होगी मैं सारा निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे काइनेमेटिक्स आता था। याद है तुम्हें, जब मुझे एटी इक्वेशन पता थी मैं वीटी निकाल लेता था। जब मुझे एक्सटी पता होता था तो मैं वीटी निकाल लेता था, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके। पता तुझे कौन सी इक्वेशन पता है? फोर्स, यस। अरे तुझे एसएचएम की सिर्फ और सिर्फ फोर्स इक्वेशन पता है। कौन सी बदी? वो भी एफ एक्स इक्वेशन की फोर्स लगना चाहिए कैसा? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब यही से कहानी आगे स्टार्ट होगी। तो एफ एक्स इक्वेशन को यूज करके हम सारे इक्वेशन निकालेंगे। तो कितने कितने इक्वेशन हो सकते हैं बताओ मुझे? तो पहला तो एफ एक्स इक्वेशन होगा, दूसरा ए एक्स इक्वेशन होगा, दूसरा वी एक्स इक्वेशन होगा, फिर एक्स टी इक्वेशन होगा, फिर वी टी इक्वेशन होगा, फिर ए टी इक्वेशन होगा, फिर के टी इक्वेशन होगा, यू टी इक्वेशन होगा, के एक्स इक्वेशन होगा, यू एक्स इक्वेशन होगा, फिर टोटल एनर्जी वाला इक्वेशन होगा। इतना होगा भाई, नहीं क्या? एक पता है, बाकी सारे निकालना है अपने को, ठीक है? तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, लेकिन ये हो गया तो हमारा इसी के ऊपर एसएचएम। और एसएचएम की इक्वेशन लिख दी हमने ना, जितने इक्वेशन लिखूंगा मैं वो सब एसएचएम की इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन के एग्जैक्टली कैसे